बबलू श्रीवास्तव की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपने सपनों को पूरा करने की बजाय गलत रास्ते पर चल पड़ा। आईएएस या सेना में अफसर बनने की चाहत रखने वाला यह युवक अपराध की दुनिया का बादशाह बन गया। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कैसे एक गलत कदम पूरे जीवन को तबाह कर सकता है। आज वह जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद देवेश। आज हम जानेंगे किडनैपिंग किंग से मशहूर बबलू श्रीवास्तव की पूरी कहानी देवेश की जुबानी। तो कहानी के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कैसे एक छात्र एक झगड़े की वजह से क्राइम का बादशाह बन जाता है। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हमेशा लाते रहते हैं ऐसी ही रोचक कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। बबलू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ था। यह वह दौर था जब भारत आजादी के बाद बदलावों से गुजर रहा था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था, जहां शिक्षा और नैतिकता को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। उनके पिता विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव एक सम्मानित शिक्षक थे। वह गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे और अपने छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उनकी माँ एक गृहिणी थी जो परिवार को संभालती थी और बच्चों को अच्छे संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। बबलू का बड़ा भाई विकास श्रीवास्तव परिवार का गौरव था। उसने भारतीय सेना में शामिल होकर कर्नल के पद तक पहुंचने का गौरव हासिल किया था। विकास की वर्दी और उसकी कहानियां सुनकर बबलू के मन में भी देश की सेवा करने का जज्बा पैदा हुआ। वह बचपन से ही दो सपनों के बीच झूलता था, या तो वह सेना में अफसर बनना चाहता था जैसा उसका बड़ा भाई, या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में जाकर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। उसके घर में किताबों का माहौल था। बबलू ने अपने पिता से प्रेरणा मिलती थी, जो उसे कहते थे, बेटा मेहनत करो, दुनिया तुम्हारी कदमों में होगी। स्कूल में हुआ एक औसत छात्र था, ना तो ज्यादा होशियार ना ही ज्यादा कमजोर, लेकिन उसमें एक बात थी, जिद। अगर वह कुछ ठान लेता था तो उसे पूरा करके ही दम लेता था। यह जिद बाद में उसके जीवन का एक बड़ा हथियार और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों बन गए। बबलू ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया। यह वह समय था जब वह अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। कॉलेज में उसकी मुलाकात कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। शुरू में वह पढ़ाई पे ध्यान देता था, लेकिन धीरे धीरे कॉलेज की सियासत और छोटे मोटे झगड़ों में उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। एक दिन कॉलेज में उसका झगड़ा कुछ छात्रों से हो गया। यह झगड़ा मामूली था, लेकिन बबलू के लिए एक चुनौती बन गया। उसने उस झगड़े को व्यक्तिगत रूप से लिया और बदला लेने की ठान ली। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उन छात्रों को सबक सिखाने की योजना बनाई। यह पहली बार था जब उसने हिंसा का सहारा लिया। इस घटना ने उसके अंदर की जिद को और हवा दी। उसने सोचा कि अगर वह डर गया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ स्थानीय गुंडों से हुई। ये लोग छोटे मोटे अपराधों में लिप्त थे, जैसे शराब की तस्करी, छोटी चोरियां और लोगों को धमकाना। बबलू को इन लोगों का रुतबा अच्छा लगा। उसे लगा कि यहाँ उसे वह सम्मान मिल सकता है जो वह चाहता था। धीरे धीरे वह इन लोगों के साथ समय बिताने लगा। उसके पिता को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसे बहुत डांटा, लेकिन बबलू अब उस उम्र में था जहां वह अपने फैसले खुद लेना चाहता था। 1980 का दशक उत्तर प्रदेश के लिए अराजकता का दौर था। यहाँ संगठित अपराध तेजी से बढ़ रहा था। बाहुबलियों और माफियाओं का बोलबाला था। बबलू ने इस माहौल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे मोटे अपराध शुरू किए। पहले उसने लोगों को धमकाकर पैसे वसूलने का काम शुरू किया। फिर उसने शराब की तस्करी में हाथ आजमाया। उसकी चालाकी और निडरता ने उसे जल्द ही स्थानीय गुंडों के बीच मशहूर कर दिया। एक दिन उसे बड़ा मौका मिला। एक स्थानीय व्यापारी को कुछ गुंडों से परेशानी हो रही थी। बबलू ने उस व्यापारी की मदद की और बदले में मोटी रकम हासिल की। यह उसका पहला बड़ा काम था। इस घटना ने उसके अंदर आत्मविश्वास भर दिया। उसने सोचा कि अगर वह इसी तरह से काम करता रहा तो वह जल्द ही बड़ा आदमी बन सकता है। धीरे धीरे उसने अपना एक छोटा सा गैंग बना लिया। इस गैंग में उसके कुछ कॉलेज के दोस्त और कुछ स्थानीय गुंडे शामिल थे। उसने अपहरण को अपना मुख्य धंधा बनाया। शुरू में वह छोटे व्यापारियों को निशाना बनाता था। उसकी योजनाएं बहुत साधारण होती थी। पहले शिकार को डराना, फिर उसे अगवा करना और फिरौती लेकर उसे छोड़ देना। उसकी हर योजना में एक खास बात, वह कभी भी अपने शिकार को नुकसान नहीं पहुंचाता था जब तक कि फिरौती न मिल जाए। यह उसकी चालाकी थी जिसने उसे पुलिस की नजरों से बचाए रखा। बबलू की खासियत उसकी चालाकी थी। वह अपने शिकार को बहुत सोच समझकर चुनता था। वह ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जो अमीर हो, लेकिन जिनके पास पुलिस या सरकार तक पहुंचने की ज्यादा ताकत न हो।
वो अपने गैंग के साथ मिलकर पहले शिकार की पूरी जानकारी जुटाता था, उसका घर कहाँ है, वह दिन में क्या करता है, उसके परिवार में कौन-कौन है, उसकी कमजोरियाँ क्या हैं, यह जानकारी जुटाने में उसे हफ्तों लग जाते थे। लेकिन वह कोई जल्दबाजी नहीं करता था, उसकी हर योजना में बारीकी होती थी, वो अपने गैंग को साफ निर्देश देता था, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर शिकार को कुछ हुआ तो फिरौती नहीं मिलेगी। उसकी यह नीति थी वो अपने शिकार को नुकसान तभी पहुंचाएगा जब बहुत जरूरी हो। इस नीति ने उसे पुलिस की नजरों से बचाए रखा क्योंकि ज्यादातर शिकार फिरौती देने के बाद चुप रहते थे। धीरे धीरे बबलू ने अपना शिकार का दायरा बढ़ाया। उसने छोटे व्यापारियों को छोड़कर बड़े साहूकारों, जमींदारों, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू किया। 1992 में उसने एक बड़े जमींदार का अपहरण किया जिसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। इस अपहरण में उसे 5 लाख रुपए की फिरौती मिली। यह उसका अब तक का सबसे बड़ा काम था। इस घटना के बाद उसका नाम उत्तर प्रदेश की गलियों में गूंजने लगा। लोग उसे किडनैपिंग किंग कहने लगे। उसके गैंग में अब 20-25 लोग थे। उसने अपने लोगों को हथियारों से लैस किया और उन्हें ट्रेनिंग दी। वह खुद भी बंदूक चलाने में माहिर हो गया था। उसका रुतबा इतना बढ़ गया था कि लोग उससे डरने लगे। स्थानीय पुलिस भी उससे परेशान थी, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। बबलू बहुत सावधानी बरतता था। वह अपने ठिकानों को बार-बार बदलता था, अपने गैंग के लोगों से कम ही मिलता था और कभी भी अपने असली नाम से बात नहीं करता था। बबलू का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद कांड 1993 में हुआ। उसने सीमा शुल्क अधिकारी एलडी अरोड़ा का अपहरण किया। अरोड़ा एक ईमानदार अधिकारी थे जो तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते थे। बबलू को लगा कि अरोड़ा से मोटी फिरौती वसूली जा सकती है। उसने अपने गैंग के साथ मिलकर अरोड़ा को उसके घर से अगवा कर लिया। लेकिन इस बार उसकी योजना उल्टी पड़ गई। अरोड़ा ने फिरौती देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बबलू से कहा, तुम मुझे मार दे लेकिन मैं एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। यह बात बबलू को गुस्सा दिला गई। उसने गुस्से में अरोड़ा की हत्या कर दी। यह उसकी पहली बड़ी गलती थी। इस हत्या ने उसे पूरे देश में कुख्यात बना दिया। पुलिस अब उसके पीछे पड़ गई। सरकार ने उस पर इनाम रख दिया, लेकिन बबलू इतना चालाक था कि वह पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। इस घटना के बाद उसे किडनैपिंग किंग का तगमा मिला। उसका नाम अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारत के लोग उसे जानने लगे थे। उसका गैंग अब एक संगठित अपराधी समूह बन चुका था, जो अपहरण के अलावा हथियारों की तस्करी और उगाही जैसे कामों से भी लिप्त था। 1990 की दशक की शुरुआत में बबलू श्रीवास्तव का नाम उत्तर प्रदेश की गलियों से निकलकर बड़े शहरों तक पहुंच गया था। उसकी मुलाकात मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई। यह मुलाकात एक संयोग थी। बबलू श्रीवास्तव और दाऊद इब्राहिम की मुलाकात 1992 में दुबई में हुई थी। इस मुलाकात का आयोजन नेपाल के प्रभावशाली नेता और अपराधी मिर्जा दिलशाद बेग ने किया था। मिर्जा उस समय दाऊद का करीबी सहयोगी था और नेपाल में उसका बड़ा प्रभाव था। बबलू उस समय अपराध की दुनिया में एक उभरता हुआ नाम था जिसने उत्तर भारत में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। दाऊद को बबलू में एक ऐसा सहयोगी दिखा जो उसके नेटवर्क को भारत के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में मजबूत कर सकता था। दोनों के बीच सहयोग का आधार आपसी हित था। दाऊद का वैश्विक नेटवर्क और संसाधन बबलू के लिए फायदेमंद था, जबकि बबलू का उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल में स्थानीय प्रभाव दाऊद के लिए उपयोगी था। इस साझेदारी में कई गतिविधियां शामिल थी। पहला, हवाला। दोनों ने मिलकर भारत और नेपाल में हवाला के जरिए काले धन को सफेद करने का काम शुरू किया। फिर उगाही। बबलू ने दाऊद के लिए उत्तर भारत के व्यापारियों और प्रभावशाली लोगों से उगाही का काम संभाला। तीसरा, तस्करी। हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में भी दोनों ने सहयोग किया, खासकर नेपाल के रास्ते। नेपाल इस साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। भारत से भागे हुए अपराधियों के लिए नेपाल एक सुरक्षित ठिकाना था। मिर्जा दिलशाद बेग ने नेपाल में दोनों के बीच की कड़ी की भूमिका निभाई। वहां से वह भारत में अपनी गतिविधियां संचालित कर सकते थे, बिना पुलिस की सीधी पहुंच के। बबलू ने नेपाल में अपने गुर्गों का एक नेटवर्क तैयार किया, जो दाऊद के लिए भी फायदेमंद था। सहयोग के कुछ समय बाद दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गया। बबलू श्रीवास्तव की बढ़ती महत्वाकांक्षा और स्वतंत्र रूप से अपना साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा ने दाऊद को असहज कर दिया। बबलू अब दाऊद के अधीन काम करने की बजाय अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था। दाऊद को यह डर था कि बबलू उसके नेटवर्क को चुनौती दे सकता है और उसके सहयोगी को अपने पक्ष में कर सकता है। इसी बीच दोनों अपने अपने गिरोह के साथ अलग हो जाते हैं। दाऊद भी अब बबलू श्रीवास्तव को अपना दुश्मन मानने लगा। बबलू ने उत्तर भारत और नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया, जो दाऊद के गुर्गों से टकरा रहा था। दाऊद का भारत में हवाला और तस्करी का नेटवर्क बबलू की गतिविधियों से प्रभावित हो रहा था। बबलू ने अपने गुर्गों के जरिए दाऊद के सहयोगियों को निशाना बनाना शुरू किया, जिसमें दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया।
बबलू की छोटा राजन से नजदीकी ने भी दाऊद की दुश्मनी को हवा दी। छोटा राजन और दाऊद पहले से ही कट्टर दुश्मन थे। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद छोटा राजन ने दाऊद से अलग होकर अपना गैंग बनाया था और उसका एकमात्र लक्ष्य दाऊद को खत्म करना था। बबलू का छोटा राजन के साथ जुड़ाव देख दाऊद के लिए भी एक खतरा बन गया था। दाऊद को लगने लगा कि बबलू उसके खिलाफ छोटा राजन के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। इसी बीच दाऊद के खास आदमी मिर्जा दिलशाद बेग की हत्या हो जाती है। मिर्जा को 9 सितंबर 1998 को गोरखपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को छोटा राजन गैंग ने अंजाम दिया था, जो दाऊद के कट्टर दुश्मन था। दाऊद को शक था कि बबलू ने इस हत्या में छोटा राजन का साथ दिया था। मिर्जा दिलशाद बेग और बबलू के बीच भी तनाव बढ़ रहा था। मिर्जा दाऊद का वफादार था, लेकिन बबलू उसे अपने रास्ते का रोड़ा मानता था। दाऊद को यह विश्वास हो गया कि बबलू ने मिर्जा की हत्या में अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई थी, ताकि वह नेपाल में अपना नियंत्रण बढ़ा सके। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन दाऊद ने इसे व्यक्तिगत हमला माना। फिर कुछ समय बीतता है। इसी बीच जमीन शाह नेपाल का एक बड़ा मीडिया टाइकून और दाऊद का करीबी सहयोगी था। वह नेपाल में दाऊद के हवाला और अन्य अवैध कारोबार को संभालता था। जमीम का प्रभाव नेपाल के राजनीतिक और अपराधी हलकों में था। वह दाऊद के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी था। दाऊद का नेपाल में प्रभाव जमीम के जरिए ही मजबूत था। 7 फरवरी 2010 को काठमांडू में जमीन शाह को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह हत्या बबलू श्रीवास्तव ने प्लान की थी। हत्या को बबलू श्रीवास्तव का चेला प्रदीप शाही ने अंजाम दिया था। इस हत्याकांड में 2 शार्प शूटर और एक नेपाली पुलिस सब इंस्पेक्टर शामिल थे। हत्यारों ने जमीन को उस समय निशाना बनाया जब वो अपनी कार में सवार था। हमलावरों ने बाइक पर सवार होकर जमीन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। नेपाल पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच शुरू की और जल्दी इसका संबंध बबलू श्रीवास्तव से जोड़ा गया। जमीन शाह की हत्या के पीछे कई उद्देश्य थे। पहला, दाऊद के नेटवर्क को कमजोर करना। जमीन दाऊद का नेपाल में सबसे बड़ा सहयोगी था। उसकी हत्या से दाऊद का नेपाल में प्रभाव खत्म हो सकता था, जो बबलू के लिए फायदेमंद था। दूसरा, बदला। दाऊद और बबलू के बीच सालों से चली आ रही दुश्मनी का यह एक जवाब था। बबलू ने इसे दाऊद के सबक सिखाने के रूप में देखा। तीसरी, अपनी ताकत का प्रदर्शन। बबलू ने यह साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह हत्या उसके प्रभाव और पहुंच का प्रतीक था। जमीन शाह की हत्या ने दाऊद को गहरा झटका दिया। उसने इसे व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लिया और बबलू के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई। दाऊद ने अपने गुर्गों को बबलू के नेटवर्क पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन यह योजना ज्यादा सफल नहीं हो सकी। अब जानते हैं बबलू श्रीवास्तव की वो घटनाएं जिससे उसे किडनैपिंग किंग की उपाधि मिली। 1993 में इलाहाबाद में कस्टम अधिकारी एलडी अरोरा की हत्या से पहले बबलू ने एक बड़े व्यापारी के बेटे का अपहरण किया था। यह अपहरण उनके करियर का पहला हाई प्रोफाइल मामला था। व्यापारी इलाहाबाद का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसके पास काले धन का बड़ा कारोबार था। बबलू ने इस अपहरण के लिए अपने गैंग के साथ मिलकर योजना बनाई। लड़के को स्कूल से घर लौटते वक्त अगवा किया गया। उसे एक सुनसान गोदाम में रखा गया, जहां बबलू के गुर्गों ने उसके परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। परिवार ने डर के मारे पुलिस को सूचना नहीं दी और फिरौती दे दी। इस घटना ने बबलू को यह एहसास दिलाया कि बड़ी शिकार से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। हालांकि यह अपहरण उनकी हत्या की घटना के कारण ज्यादा चर्चा में नहीं आया, लेकिन इसने उनके आपराधिक करियर को नई दिशा दी। 1994 में बबलू ने बिहार के एक कोयला व्यापारी का अपहरण किया। यह घटना उसके सिंगापुर भागने से ठीक पहले की थी। कोयला व्यापारी धनबाद का एक बड़ा कारोबारी था, जिसके पास काले धन का एक बड़ा कारोबार था। बबलू ने इस अपहरण के लिए अपने गैंग के साथ मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई। व्यापारी को उसके ऑफिस से निकलते वक्त अगवा किया गया और उसे एक सुनसान कोयला खदान में ले जाया गया। फिरौती के तौर पर 10 लाख रुपए मांगे गए। व्यापारी के परिवार ने फिरौती दी और उसे छोड़ दिया गया। इस अपहरण ने बबलू को आर्थिक रूप से मजबूत किया, लेकिन यह उसकी आखिरी घटना थी, क्योंकि इसके बाद वह भारत से भाग गया। 1992 या 1993 में बबलू ने नेपाल के एक होटल मालिक का अपहरण किया। यह मालिक काठमांडू का एक धनी व्यक्ति था, जो पर्यटन और हवाला के कारोबार से जुड़ा था। बबलू ने इस अपहरण को दाऊद के साथ मिलकर अंजाम दिया था। होटल मालिक को उसके घर से अगवा किया गया और नेपाल भारत सीमा के पास एक सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया। फिरौती के तौर पर उसे 20 लाख रुपए मांगे थे। परिवार ने फिरौती दी और मालिक को छोड़ दिया गया। इस अपहरण से मिली रकम का एक हिस्सा दाऊद को गए, जबकि बाकी बबलू ने अपने नेटवर्क को मजबूत करने में इस्तेमाल किया। यह घटना बबलू के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को दर्शाती थी। 1993 में इलाहाबाद में कस्टम अधिकारी एलडी अरोरा की हत्या बबलू की करियर की टर्निंग पॉइंट थी। उसके बाद वो भारत से भाग गया, फिर नेपाल से ऑपरेट करने लगा। वहां जब दाऊद से दुश्मनी हुई तो वहां से निकल के वो सिंगापुर निकल गया और वहां से ऑपरेट करने लगा। हालांकि 1995 में सिंगापुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और भारत सरकार के प्रयासों से उसे डिपोर्ट कर दिया गया।
1995 में सिंगापुर से डिपोर्ट होने के बाद बबलू को भारत लाया गया। शुरू में उसे नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया, लेकिन 11 जून 1999 को उसे बरेली सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। 1993 के कस्टम अधिकारी हत्याकांड के लिए 30 सितंबर 2008 को कानपुर की विशेष टाडा अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उसके खिलाफ 42 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें कई अपहरण से जुड़े थे। जेल में जाने के बाद भी बबलू ने अपने अपराधों को बंद नहीं किया। उसने जेल को अपने नए मुख्यालय में बदल दिया और वहां से अपने गैंग को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। जेल में मोबाइल फोन की उपलब्धता और भ्रष्टाचार ने उसे यह संभव बनाया। फिर उसने अपने सिंडिकेट को जेल से ऑपरेट करना शुरू कर दिया और उसने कई किडनैपिंग अपने गुरुओं के जरिए जेल से ही करवाई, जैसे 2015 पंकज महेंद्र अपहरण कांड। बबलू ने सबसे चर्चित जेल से संचालित अपहरण प्रयागराज के सराफा कारोबारी पंकज महेंद्र का था। यह घटना 2015 में हुई और इसने जेल प्रशासन की नाकामी को उजागर किया। पंकज महेंद्र एक बड़ा ज्वेलर था जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। 2015 में एक दिन वह अपनी दुकान से घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार गुंडों ने उसे अगवा कर लिया। उसे एक वैन में डालकर फतेहपुर जिले से एक सुनसान इलाके में ले जाया गया। वहां से उसके परिवार को फोन किया गया और 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस जांच में पता चला कि इस अपहरण में बबलू ने बरेली जेल से प्लान किया था। उसने अपने भतीजे विकास श्रीवास्तव और अन्य गुर्गों को फोन के जरिए निर्देश दिए थे। फिरौती की रकम का एक हिस्सा बबलू तक पहुंचाना था, जिसे वो अपने कानूनी खर्चों और गैंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। पंकज के परिवार ने पुलिस को सूचना दी। एक बड़ी टीम ने फतेहपुर में छापेमारी की और पंकज को 48 घंटे के भीतर बरामद कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और जांच में बबलू का नाम सामने आया। हालांकि सबूतों के अभाव में उसे सीधे दोषी नहीं ठहराया जा सका। 2024 में कोर्ट ने बबलू को इस मामले में बरी कर दिया, लेकिन उसके गैंग के कई सदस्यों को सजा हुई। बबलू ने जेल से अपने अपराधों को संचालित करने के लिए कई तरीका अपनाए। पहला, मोबाइल फोन। वह जेल से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था जो उसे भ्रष्ट जेल कर्मचारियों से मिलता था। दूसरा, संदेश कोड। अपने गुर्गों को निर्देश देने के लिए वह कोडेड भाषा का इस्तेमाल करता था। तीसरा, भतीजे का सहयोग। उसका भतीजा विकास श्रीवास्तव बाहर उसका मुख्य सहयोगी था जो उसकी योजनाओं को अंजाम देता था। जेल में रहते हुए बबलू ने कई छोटे मोटे अपहरण भी करवाए। इनमें से कुछ का विवरण पुलिस रिकॉर्ड में है, लेकिन कई मामले पीड़ितों की चुप्पी के कारण सामने नहीं आए। उदाहरण के लिए 2012 में एक व्यापारी का अपहरण। उत्तर प्रदेश के एक छोटे व्यापारी को अगवा कर 5 लाख रुपए की फिरौती वसूली गई थी। 2018 में एक ठेकेदार का अपहरण। एक ठेकेदार को अगवा करके 5 लाख रुपए मांगे गए थे। ये सारे रिकॉर्ड्स पुलिस के रिकॉर्ड्स में नहीं है, क्योंकि पीड़ितों ने इसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी, वो चुपचाप हो गए। जेल से अपराध जारी रहने से जेल प्रशासन की नाकामी उजागर हुई। व्यापारियों और प्रभावशाली लोगों में डर बना रहा, क्योंकि बबलू जेल से भी उन्हें निशाना बना सकता था। 42 मामलों में कई में वह सबूतों के अभाव में बच गया, लेकिन हत्याकांड की सजा ने उसे जेल में रखा। बबलू श्रीवास्तव की अपहरण की कहानी उसके अपराधी जीवन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जेल जाने से पहले उसने अपहरण के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा किया और जेल जाने के बाद भी उसने इसे जारी रखा। उसकी क्रूरता, रणनीति और प्रभाव ने इसे अंडरवर्ल्ड में एक खास जगह दिलाई। आज वह बरेली जेल में सजा काट रहा है, लेकिन उसकी कहानी अपराध की दुनिया में हमेशा याद की जाएगी। तो ये थी पूरी कहानी बबलू श्रीवास्तव की, जिसे अंडरवर्ल्ड का किडनैपिंग किंग भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। फिर मिलते हैं कल किसी और कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।